एक वक्त आ गया अब अपने मुल्क में जब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के फ्रेमवर्क को पुख्ता करना होगा सर। अभी हाल में हम सब ने विजुअल्स देखे थे रेलवे की नौकरी को लेकर के, वो विजुअल्स सर रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें और ऑक्सफैम की रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एक साथ पढ़ें, अर्बन पॉवर्टी की बढ़ाव को देखें, रूरल पॉवर्टी की पेनिट्रेशन को देखें, तो मैं समझता हूं सर हम सबको पक्ष विपक्ष और उभय पक्ष मिल करके इस पर काम करें। जाहिर तौर पर इससे क्या हुआ है कि हमारे चुनाव में भी सर रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा, ये सारे मुद्दे हैं। और अगर रोजगार को लेकर के पूरे देश का सरोकार एक नहीं हुआ सर तो हम ज्वालामुखी के ढेर पे जाएंगे। अतः मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से इस पर पुख्ता तौर पर चर्चा हो और सुनिश्चित किया जाए। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी। श्री केसी। So welcome folks to Bob with a day left for the next challenge, third challenge. What's important to note is I want to talk today about this shrieky bhashan given by the Prime Minister against the Congress, why that is important. We'll talk about what's happening in a little bit of what's happening in the federalism, why that is important. What is quickly coming out is BJP has uprooted casteism, Shah and SP bastion in Mayapuri. Well, one thought we had, but he hasn't, right? In fact, Yogi has just created that caste system back again. Case filed against BJP candidate SP Baghel. He's the guy fighting against Akile. Apparently, yesterday I saw a video where he's abusing youth. Unbelievable. Punjabi actor accused in Red Fort case dead. This is the same guy, folks. In funny circumstances, hit by a truck. I remember Rajesh Pilot. I remember Gopinath Munde. Suspicious because maybe this guy had much to reveal about what he did, right? SP ally Rajbhar alleges threat to life, moves EC for security when he was going to go put in his papers. There was serious threat. And when you see something like what's happened, I just showed you about the death of that accused. Anything is possible. Ashwini quits Congress, says party lost touch with ground reality. Well, I think Ashwini ji has lost touch with ground reality. Firstly, he was never on the ground. These were all armchair politicians who were given tickets and were sitting in New Friends Colony. They're not real politicians, not Ashwini Kumar, not his son. Get rid of them. I'm glad he's getting rid of them. It's important. So as you saw the video above by Professor Jha in the Rajya Sabha, the critical part is unemployment. And unemployment, folks, is going to nail this government. This particular election doesn't seem to be about Sapa or the opposition versus in UP versus the Bhajpa. It's about the people versus the BJP. And that, folks, is dangerous for the BJP. विनोद जी, ये जो पूरा जो भाषण था और ये एक चीज, ये तो आप कहिए कि भाई ठीक है कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता देना, ये तो बिल्कुल वो सड़क छाप भाषा है जिसका इस्तेमाल सड़क पर होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता अपने टीवी पैनल में करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से जब आप विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में विभाजन की पॉलिटिक्स कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में तमिलनाडु के लोगों को या दूसरे राज्य के लोगों को भड़का रही है केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने भी सुना। मुझे कोई उसमें निराशा भी नहीं हुई और कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। निराशा इसलिए नहीं हुई कि प्रधानमंत्री जी यही राज्य में आने वाले समय तारीखों पर वोट डालेगी, इसीलिए उनके भाषण में पूरा जोर वही था। वो कांग्रेस पर निशाना इसलिए साध रहे थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके 4 राज्यों में कांग्रेस ही सबसे बड़ी दावेदार है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। देश में कांग्रेस अगर कभी भाजपा को कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपदस्थ कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है, वो जानते हैं। नैरेटिव बनाने के लिए चाहे कितना कहा जाए कांग्रेस मुक्त भारत हो गया या कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस को 30 साल से नागालैंड में नहीं आई, बंगाल में नहीं आई, तमिलनाडु, ये सब कहने के लिए ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ कर सकती है जब भी वो स्थिति आए या वो, तो इसलिए कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा। राहुल गांधी ने इस बार जितना आक्रामक और जितना वैसा भाषण दिया जो सरकार को असहज करने वाला था, वो स्पष्ट हो गया प्रधानमंत्री जी के भाषण से कि वाकई उससे सरकार कितना असहज हुई और स्वयं प्रधानमंत्री जी कितना असहज हुए। इसीलिए उन्होंने वो राहुल गांधी का जो कोट था कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत नेशन नहीं है, उसको उन्होंने कोट किया, ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र का अपमान किया उन्होंने राष्ट्र की चिंता नहीं है एक तरह से देश। अगर आप देखें तो सरकार जैसे ही बनी थी वैसे ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया गया था। तिवारी की हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, फिर गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की हत्या कर दी गई, बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या कर दी गई। इस तरह से बिकरू कांड हो गया जिसमें 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। निर्दोष खुशी दुबे को अनावश्यक जेल में के सलाखों के पीछे कर दिया गया। तो अगर ये सरकार 5 साल के कार्यकाल को देखें तो पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया इस सरकार ने। तो आज ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से इस बात के लिए तय कर लिया है कि जो सरकार या जो लोग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उनको वो सत्ता में नहीं रहने देंगे। ऐसा पूरा प्रयास है पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज का। ऐसा क्या आवाज पूरी मैं सुन नहीं पा जी। गोरखपुर में माना जाता है कि मठ और तिवारी का हाथा ये 2 पावर सेंटर्स हैं। तो
तो दोनों के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी है, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि मठ तो हम सभी के लिए कहा जाए एक पूजा स्थली है, हम लोगों के लिए एक सिर झुकाने की जगह है। देखिए, मठ और इसकी जब बात करेंगे, नहीं, मठ सबके लिए पूजनीय है, अच्छी बात है, लेकिन मठ क्या है कि ये कोई गुरु परंपरा की चीज है। ये जो सनातन परंपरा है इससे अलग है। हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, हम किसी गुरु को नहीं मानते हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। मठ में अगर पूजा होती है तो वो केवल और केवल गुरु की पूजा होती है, चाहे वो मठ आपका कबीर मठ हो, नाथ पंथ का मठ हो, या आप देखेंगी जो बौद्ध धर्म है या सिख हैं, यहाँ पे गुरुओं की पूजा होती है। तो हम सब लोग सनातनी लोग हैं, हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू में और जो संप्रदाय है उसमें निश्चित रूप से फर्क आता है। नाथ संप्रदाय सनातन संप्रदाय से बहुत दूर है, और इसीलिए सबसे पहले वहाँ गुरुओं की पूजा होती है। और यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के मूल निशान है, शिखा सूत्र और तिलक, इसको ये लोग धारण नहीं करते हैं, जो भी किसी संप्रदाय के लोग हैं। तो उन्होंने त्याग करके आए हैं। तो मठ हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन पूजनीय मेरे लिए ईश्वर है। हम लोग ईश्वरवादी हैं और हमारी आस्था ईश्वर में है। जी, बिल्कुल सही कहा। So the above video tells you two things. One, why the BJP is so shrieky and the Prime Minister is so shrieky about the Congress, because that's where the real threat is coming from, especially if they lose Goa and Uttarakhand. The other thing is the gentleman, the Brahmin, the guy who's got the ticket from the Sapa in Eastern UP, suggesting that Brahmins believe in Sanatan Dharma, they don't believe in gurus. On the other hand, the BJP seems to be all about gurus and more gurus. And here we got national mood not in favor of alternative that Congress offers in future leadership. Leaders after leaders leaving concerned. Congress G23 leaders call for introspection. I don't know what kind of introspection these guys. All armchair politicians who've gotten used to the good life. Rahul is doing the right thing. I mean, everybody advised him to do the Congress and split the Congress and kind of mold it around him, and that's probably what's happening. Vijayan hits back at Yogi, says Kerala has best education, healthcare living standards. Obviously, it has to, because in one state you have an uneducated bumpkin as a Bhagwadhari, as your chief minister who doesn't understand a laptop, forget about education. And what a statement to make. Don't be like Kerala or it'll become like Kerala or Jammu and Kashmir. What's he trying to tell us? He's bottom of the pile, man. That is right. Amid slugfest over Yogi's Kerala remark, data offers reality check. And just let me tell you about this tukade bullshit that he keeps coming up with, this Prime Minister. R. Jagannathan, who really actually is a pro-RSS guy, has to say India is a union of states, their sub-regions and local bodies. Recognizing that is vital to our success as a nation. He didn't have anything to say either. What does Gillen Birber says? He says federalism and states also ought to be respected because citizens are attached to the idea that they should be represented by different governments. Electoral data tells us that Indian voters participate more in the state elections than in national elections. One can predict the center-state relations will be one of the main fault lines, along with the next general election will be fought. Regional parties that have expressed their concerns regarding the reduction of states' autonomy have started to coalesce, preparing a battle between two deeply opposed visions of India political system. Indira Gandhi didn't succeed, nor will Modi or his followers. Cheers. सभी बन गए, उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उसमें फॉरेन बैंक्स भी हैं। एक सम्यक नीति बननी चाहिए कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा और अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा करेगा। इसमें आपने अच्छा किया, आपने कह दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि किसी मंत्रालय से अलग करके कोऑपरेटिव को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और फिर उसे सरकार के एक ताकतवर मंत्री के हाथ में दिया गया, जिनके ऊपर कोऑपरेटिव के नोटबंदी के समय कोऑपरेटिव का एक मामला कथित मामला सामने आया था। तो इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों सरकार की क्या मंशा आपको लगती है? मुझे मंशा बहुत साफ नहीं लगती है। कहीं ना कहीं नीयत में गड़बड़ी है, क्योंकि कोऑपरेटिव तो आप जानते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र में कोऑपरेशन के मिनिस्टर को बनाने का क्या तुक है, और उसके बाद जो सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री हैं प्रधानमंत्री के बाद, उनको आपने इसका चार्ज दिया, तो आपकी नीयत क्या है? क्यों नहीं संतोष गंगवार को कोऑपरेशन का मिनिस्टर बनाया? मैं ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य जो है वो गड़बड़ है। आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो बहुत फैला हुआ देश भर में है उसका सरकारीकरण हो जाए, उसको अपने कंट्रोल में आप ले लें। उसमें बहुत सारा पैसा है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसका दुरुपयोग करें। केतन पारी का स्कैम मेरे समय में हुआ था, मत भूलिए कि उसमें पैसा देने वाला बैंक जो था वो था अहमदाबाद का कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, तो इसलिए अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आपका कब्जा हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने उसका जिक्र किया
कि जो मंत्री महोदय को चार्ज मिला है उनके ऊपर ये भी आक्षेप लगा था, जिसके कभी जांच ही नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा इस देश में जब उसकी जांच होगी। So no matter what the Prime Minister says about Tukde, federalism is under serious threat as R. Purnalingam had written a long time away. Make way for the state. Center must help them, motivate them to do better and assist them in their tasks. This is about in case of how they handled COVID, right? How he tried to hog up everything in the center and totally failed, right? The calls for total cooperation of the central and state governments and also the public. The central government must realize the states are on the forefront in this war and therefore play a supporting and proactive role. It has only a minor behind the scenes role in the health sector. The sooner it realizes this, the better will be our COVID management now and in the coming waves, and also for disaster management. As somebody is now finally saying each state may get NDRF unit amid frequent disasters, and that's important. And what do we have here? The first hit they made was in the cooperation ministry, where the most powerful and probably the most corrupt minister who's been targeted because of misgiving during demonetization in a cooperative in Ahmedabad says opposition leaders question cooperation ministry undercuts federalism. Sure does. 900 crore for cooperation ministry, 300 crore for digitization of primary agriculture cooperative societies. Cooperative sector under stateless states prerogative to make laws is power. He's totally right. And the other place they're trying to hog up is the IAS. So 10 opposition parties protest proposed changes in IAS cadre rules, subjugating states. Absolutely. Now Vijayan Stalin right to PM objecting to changes in IAS rules. KCR opposes move to amend IAS rules, dangerous against federalism. Berry proposal, if implemented, it will strike at root of federalism, soar into PM. Blow to autonomy of states, violates constitutional boundaries, says Gehlot. NDA states join chorus of protest. Mamta writes, don't push us. And she is, folks, every right. And while PM is doing that, he's also losing his backer. Why strategic backer KCR has now become BJP beta. But well, these people get along well together. BJP, our main enemy, will go national in 2024. Mamta, this is a problem for everybody, right? Chautala floats third front ideas, says will host Nitish on August 1st. This is these weak leaders that kind of end up destroying the whole process. But like I said, create a million targets for Modi. When he doesn't have anybody to target directly, especially Rahul Gandhi, he's not the same player. He's just a shrieky old man. Cheers. देखिए मैं इसको मैंने अजय जी को सुना, हरिशंकर जी को भी सुना। मेरा जो एनालिसिस है वो बताता हूँ, आप शेयर करता हूँ कि ये बिजनौर का दौरा कैंसिल करना मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और काफी इसके कई संकेत हैं कि 3 दिन बाद मतदान होना है। पहली बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे में भाग लेने वाले थे, पहली बार। वो एक भी उन्होंने मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ 50% जो है पॉपुलेशन दलित और मुस्लिमों किसी सभा के लिए करने वाले थे। सुनकर आश्चर्य लगता है, पर उस समय कहा था, चन्नी ने कहा था कि वहां व्यवस्था 70,000 लोगों की थी और 700 लोग उपस्थित थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल किया। प्रधानमंत्री जाते बिजनौर और वहां अगर उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता तो उसका बहुत ज्यादा खराब असर पड़ता। हालांकि अभी भी पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया या फोटो उन्होंने मौसम का, मैं ये देख रहा हूं कि मैं उस भाषण को सुन रहा था, पूरे भाषण को सुना मैंने। जो बिजनौर की यात्रा का कैंसिलेशन है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों का जो आकलन है वो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री की जो नाराजगी, जिसको कहिए गुस्सा, जो कहिए खासकर कांग्रेस को लेकर उन्होंने जिस तरह से आक्रमण किया पूरे अपने भाषण के दौरान, ये लगता है कि थोड़ा सा एक चुनाव परिणामों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में आशंका है। So folks, as you can see from the video above, these guys are, Modi is really scared of one party, and that's the Congress party, and that's Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, and that's why he's after Nehru and Gandhi, no matter where he goes. I mean, that's history. You can't scrub history away. On one hand, you have Nehru, who's a giant. On the other hand, you have deflated 56 inches. You can't substitute him and suddenly say that this history started with him. But almost everything you have around you. And the other fellow is Kejriwal. Kejriwal is becoming another Modi. Like, folks, anything that happened in Delhi happened during Sheila Dikshit's time, man. I have not seen Delhi get any better under Aam Aadmi Party. May have for the schools, for government schools outside of that, I've seen nothing. No roads, no nothing else, folks. Not even his handling of COVID, post-COVID, nothing, folks. He's another Banavati fellow. Punjab wants him. Too good. But at the end of the day, remember, folks, there is no history that's all culture that's being trying to be propagated to us from Nagpur or Modi. There is none of that. Reality is here. Reality is science. Reality is the culture we have. It's not something that's being spun on to us. And the important part is that tape I showed you about Sanatan. It's not about gurus, folks. That's the important part. Jai Hind.